गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर बी डी सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कुल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम लोग बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बातें करेंगे। बीकॉम सेम 3 सब्जेक्ट ऑडिटिंग, इसमें एक टॉपिक है आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की चर्चा करें, यह बात यहाँ हम क्लियर कर दें कि अक्सर स्टूडेंट इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये तीनों अलग अलग है, तीनों में अंतर है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण। नाम से ही स्पष्ट है, आंतरिक अंकेक्षण यानी अंकेक्षण का कार्य अंदर के लोगों द्वारा किया जाता है। अंदर के लोगों द्वारा क्या मतलब हुआ भाई? मतलब किसी संस्था या किसी फर्म या कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के द्वारा ही इस प्रकार का अंकेक्षण का काम किया जाता है। अंकेक्षण की इस विधि के अनुसार सभी संस्थाओं के लिए, सभी कंपनियों के लिए अंकेक्षण कराना आवश्यक नहीं है। यह संस्था पर या संस्था के प्रबंधक पर या संस्था के मालिक पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि जहाँ पर छोटे पैमाने पर व्यापार होता है, अर्थात जहाँ इन्वेस्टेड कैपिटल कम होती है, पूंजी की मात्रा कम होती है, वहाँ व्यापार का हिसाब किताब रखना व्यापारी के लिए या उस संस्था के लिए आसान होता है। स्वयं व्यापार के मालिक ही अपना खुद का हिसाब किताब रख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे संस्थाओं का आकार बढ़ते जाता है, इन्वेस्टेड कैपिटल की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अब आकार बढ़ने के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी बढ़ते हैं। ऐसे हालात में किसी प्रबंधक के लिए या संस्था के मालिक के लिए यह संभव नहीं है कि वह खुद सभी कार्यों की जांच पड़ताल स्वयं ही कर ले। ऐसी स्थिति में इससे आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण का कार्य उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। अर्थात अगर पहले से उस संस्था में कोई ऐसा कर्मचारी, ऐसा स्टाफ या अकाउंटेंट है जो ऑडिटर तो नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें काबिलियत है, क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, वह जांच कार्य को कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था के प्रबंधक द्वारा उसकी नियुक्ति इस तरह के अंकेक्षण के लिए कर दी जाती है। इस अंकेक्षण का मकसद संस्था के जो अकाउंटिंग सिस्टम है, बुक्स एंड अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है, इसको अप टू डेट रखना होता है। यानी कि संस्था यह चाहती है कि हमारे फर्म में या कंपनी में या संस्था में जो लोग काम करते हैं उनके कार्य अप टू डेट रहे। साथ ही अगर वे कोई गलती करते हैं या गलती हो जाती है तो इस तरह के अंकेक्षण से उस गलती को आसानी से पकड़ भी लिया जाता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है
यह कंट्रोल को, नियंत्रण को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए इस तरह के अंकेक्षण कराए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि इस तरह के अंकेक्षकों की नियुक्ति संस्था के प्रबंधकों द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि इस काम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना ही आवश्यक नहीं है। अगर उस संस्था में पहले से कोई परमानेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको प्रबंधक योग्य समझते हैं या सही समझते हैं जांच कार्य के लिए, तो उसके द्वारा भी कराया जा सकता है। लेकिन अगर उस संस्था में कोई योग्य कर्मचारी है तो उसके द्वारा भी इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। यानी यहाँ पर सोचने वाली या विचार करने वाली बात यह है कि अंकेक्षण का कार्य बाहर से ऑडिटर हायर करके नहीं कराया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि आंतरिक अंकेक्षण यानी कि अंकेक्षण का कार्य संस्था के कर्मचारियों द्वारा या योग्य व्यक्तियों द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार के अंकेक्षण का सहारा प्रायः बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा लिया जाता है। हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि कंपनियों में जो इन्वेस्टेड कैपिटल होता है काफ़ी अधिक होता है। शेयर होल्डर उसमें अपनी पूंजी लगाते हैं। शेयर होल्डर के लिए संभव ही नहीं होता है कि वे उस संस्था के या उस कंपनी के कार्यों में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, चूँकि उनकी संख्या नंबर ज़्यादा होता है, साथ ही वे देश विदेश में कोने कोने में फैले होते हैं। अतः डायरेक्टली सभी शेयर होल्डर के लिए कंपनी के वर्क में या डे टू डे के वर्क में पार्टिसिपेट करना संभव नहीं होता है। तो इस तरह कंपनियां इस तरह के अंकेक्षण का सहारा लेती है ताकि संस्था का जो अकाउंट्स है या जो बैलेंस शीट है वो अप टू डेट रहे। इसी तरह से इसका एक मकसद संस्था के कर्मचारियों की नैतिकता को, उनके मोरल को बूस्ट करना भी होता है। क्योंकि जब इस तरह का अंकेक्षण किया जाता है तो डे टू डे का कार्य अप टू डेट रहता है और इस कारण संस्था के कर्मचारियों का भी मोरल हाई रहता है। तो उनकी नैतिकता को बढ़ाना भी इस अंकेक्षण का एक मकसद होता है, उद्देश्य होता है। इस प्रकार से हम इसको समझने के लिए कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं का भी सहारा ले सकते हैं। एक परिभाषा है प्रोफेसर मिग्स के अनुसार, संस्था के कुशल प्रशासन के लिए उच्च प्रबंधकों की सहायता के उद्देश्य से संस्था के कर्मचारियों द्वारा खातों एवं वित्तीय क्रियाओं का व्यवस्थित जांच ही आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। इसी तरह एक और परिभाषा हम देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स न्यूयॉर्क, आंतरिक अंकेक्षण प्रबंध की सहायता के लिए संस्था के अंदर खातों की समीक्षा एवं वित्तीय क्रियाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर आंतरिक अंकेक्षण के संबंध में निम्न बातें सामने आती हैं। नंबर 1, यह प्रबंध नियंत्रण की एक विधि है। नंबर 2, इसके द्वारा नियंत्रण के दूसरे तरीकों का मूल्यांकन तथा उसकी समीक्षा की जाती है। नंबर 3, इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को नियंत्रण में सहायता पहुंचाना एवं संस्था की संपत्तियों को सुरक्षित रखना है।
नेक्स्ट, मूल्यांकन एवं समीक्षा का कार्य संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि अंकेक्षण की इस विधि के अंतर्गत जांच का कार्य या अंकेक्षण का कार्य उस संस्था में काम करने वाले किसी योग्य कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती है। इसके साथ साथ हम इसके लाभों को भी देख सकते हैं या लाभों पर भी विचार कर सकते हैं। तो चालू अंकेक्षण के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्या लाभ है चालू अंकेक्षण कराने से? नंबर 1, छल कपट पर रोक, चेक ऑन फ्रॉड्स। नंबर 2, नीति निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज। नेक्स्ट, संपत्तियों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स। नेक्स्ट, व्यवसायिक खातों एवं विवरणों का मूल्यांकन, अप्रेजल ऑफ बिजनेस अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट, परिचालन संबंधी सुधार, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, कार्य प्रमाप का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, ग्राहकों से संबंध, रिलेशन टू कस्टमर्स। तो इस प्रकार से ये है चालू अंकेक्षण के लाभ। हालांकि इसके कुछ दोष भी हैं, लेकिन अगर इस अंकेक्षण की विधि को सही ढंग से, सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो इस प्रणाली में अपने आप में कोई दोष नहीं है। यह अलग बात है कि दोष मुक्त कोई नहीं है, चाहे व्यवस्था हो या व्यक्ति हो या संस्था हो, लेकिन इसमें लगभग नहीं के बराबर दोष है। थैंक यू।